हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस सेक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग शूट करने वाले हैं बायोलॉजी के एक्सरसाइज 12 को। और बायोलॉजी का एक्सरसाइज 12 जो है वो आपके समक्ष है। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर होगा सारा का सारा हम लोग इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस का जो है वो एक पूरा कलेक्शन लेकर के आए हुए हैं जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए भी प्रश्न है और आगामी परीक्षा में आने वाले भी प्रश्न है। जी हाँ, सही सुना आपने, आने वाले भी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे बच्चों। और सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है और वो है कि आनुवंशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। 2023 में यह पूछा गया है कि आनुवंशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है वह आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन जो है वह किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है तो चयन योग वर्णक के रूप में। किस रूप में किया जाता है? चयन योग वर्णक के रूप में जो है वो इसका क्या किया जाता है? तो इसका जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है चयन योग वर्णक के रूप में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जा सकता है चयन योग वर्णक के रूप में। दूसरा के बाद जो है वो हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है बच्चों कि ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्म किसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है? तो यह मूल रूप से किसके लिए जो है वह उपयुक्त किया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के लिए जो है वह उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? इसमें कौन सी है जो आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो आनुवांशिक बीमारी जो है वो क्रेटिनिज्म नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो खुला जलता हुआ ढेर के रूप में जो है वो अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर के बाद बच्चों बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। जो विभिन्नताएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती हैं। तो किसके लिए जो है वह उजागर होती हैं? तो वो उजागर होती है विनिमय के कारण और दूसरा है स्वतंत्र संकलन के कारण। यानी ए और बी दोनों जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सोमा क्लोन जो विविधता है वह मुख्य रूप से उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है वह प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद बच्चों अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? कोई भी अगर जीन है तो जब उसकी अभिव्यक्ति की जाएगी तो किसके द्वारा उसे संपादित किया जाएगा? तो मूल रूप से उसे संपादित किया जाएगा एंटीसेंस आरएनए के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? पहली बार क्लिनिकल जीन का जो उपयोग है चिकित्सा में अगर किया गया था तो किसके लिए किया गया था? तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में यह पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो वो निमेटोडा है मेलायडोजिन इनकोग्निटा। क्या है? मेलायडोजिन इनकोग्निटा। और ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर के बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि बैसिलस थुरिनिएसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो मुख्य रूप से आविष प्रोटीन जो है वह काई प्रोटीन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सी है? तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख जो तकनीक है वह उत्तक संवर्धन है। ऑप्शन ए जो है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन और 13वां प्रश्न है कि जैव द्वारा निर्मित औषधि किसका प्रयोग कैंसर निदान प्रौद्योगिकी में नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है वो निदान प्रौद्योगिकी में नहीं इसका उपयोग किया जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14वां प्रश्न देखेंगे कि प्रतिजैविक फ्लेविसिन किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रतिजैविक फ्लेविसिन किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो यह एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद हम देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि इको-आरआई एंजाइम का स्रोत है। 2015 और 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो स्रोत है वह ई कोली है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी? तो रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक की खोज एस कोहन एवं एच बोयर ने की थी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17वां जो है वो प्रश्न देखेंगे कि जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो जैव डकैती है वह मुख्य रूप से पारंपरिक ज्ञान से भी संबंधित है, जैव अणु तथा जैव संसाधन से भी संबंधित है, जैव संसाधन से जीन को निकालने से भी संबंधित है, जैव संसाधन से भी संबंधित है। यानी हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि ट्रांसजेनिक मूसों अर्थात चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो इसका जो प्रयोग है वह मुख्य रूप से वैक्सीन की सुरक्षात्मकता जांच के लिए किया जा सकता है। वैसे भी आपको पता है कि जितना भी प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए होता है, लेकिन जांच उसका सबसे पहले चूहे पर किया जाता है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? तो दमनकारी जीन क्रियाविधि का जो है वह प्रतिनिधि है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी वह तंबाकू थी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी पूछता है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? तो पहली जो ट्रांसजेनिक फसल थी वो तंबाकू थी। 20 नंबर के बाद हम देखेंगे 21वां प्रश्न कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं? तो फसल में विदेशी जीन जोड़ने को जो है वो आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फसल में जब कभी भी कोई विदेशी जीन जोड़ा जाता है तो उसे आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं। 21 नंबर के बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न और 22 नंबर प्रश्न जो है वो है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है वह मानव इंसुलिन को बनाने के लिए किया जाता है ट्रांसजेनिक जीवाणु का उपयोग। ये जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का उपयोग जो है वह मानव इंसुलिन को बनाने में किया जाता है। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो तंबाकू में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 23 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि IAB किसे नियंत्रित करता है? 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो यह मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करता है? तो कर्ण छेदक को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के बाद बच्चों हम देखेंगे 25 नंबर प्रश्न और 25 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो गोल्डन धान में मुख्य रूप से विटामिन ए को जो है वह स्थानांतरित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर के बाद हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न और 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है? तो पीसीआर का मुख्य रूप से जो चरण होता है वो निष्क्रियकरण होता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 के बाद हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि टीआई प्लाज्म जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टीआई प्लाज्म जो कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है ये टीआई प्लाज्म किससे प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। और अब हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? आनुवांशिकतः अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? क्या प्रोजेस्टेरॉन के लिए संयोजित किया जाता है?
क्या इंसुलिन के लिए या एस्ट्रोजन के लिए? तो जवाब होगा एस्ट्रोजन के लिए। 28 का जो ऑप्शन सी दिया है एस्ट्रोजन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 28 नंबर के बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। डॉली नामक भेड़ एक क्लोन था और इसके लिए दात्र कोशिका थी, तो इसके लिए जो दात्र कोशिका थी वह दात्र कोशिका जीव थी। ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो वह तापानुशीतन कहलाती है, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिजामक हीरोडीन पाई जाती है। प्रतिजामक हीरोडीन पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? तो प्रतिजामक जो हीरोडीन होती है वह जोंक में पाई जाती है। याद रख कर लीजिएगा कि जोंक में क्या पाया जाता है? तो प्रतिजामक हीरोडीन पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में भी यह पूछता है कि प्रतिजामक हीरोडीन किसमें पाई जाती है? तो जोंक में पाई जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर के बाद हम देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, और 32 नंबर प्रश्न है कि पौधों में पितृण नाशी यानी शाकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है, तो यह कौन सा होता है? तो यह बीटी होता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर के बाद हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तरह प्रयुक्त की जाती है। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तरह क्या प्रयुक्त की जाती है? तो मुख्य रूप से ड्रोसोफिला जो है वह प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी की तरह प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर के बाद हम देखेंगे 34 नंबर प्रश्न कि अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार है। तो अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जो जैविक हथियार है वह मुख्य रूप से बैसिलस एंथ्रेसिस है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर के बाद। अब हम देखेंगे 35 नंबर प्रश्न कि बैसिलस थूरिनाजिएंसिस बीटी विभेद अपूर्व कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस कार्य के लिए यह प्रयोग किया जाता है? क्या यह जैव उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या यह बायोमेटालर्जिकल तकनीक है? क्या ये बायो मिनरलाइजेशन प्रक्रम है? क्या ये बायो इंसेक्टिसाइडल जो है वो पौधे हैं? तो यह मुख्य रूप से जो है वह क्या है? तो बायो इंसेक्टिसाइडल जो है वो पौधे हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 के बाद हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो क्राइजीन जो होता है वो फसल में छेदक से बचाने का काम जो है वो क्राई आईएबी करता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में जो है वह किया जाता है? तो एलिसा का जो प्रयोग है वह मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के पहचान में किया जाता है, थायराइड के पहचान में किया जाता है, या एड्स के पहचान में किया जाता है? तो मुख्य रूप से इसका करेक्ट आंसर होगा कि एड्स के पहचान में किया जाता है। एलिसा प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? तो एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। जी हाँ, एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 37 के बाद हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बीटी विष का प्रभाव किन कीट वर्ग पर होता है? तो जो बीटी विष होता है उसका प्रभाव जो होता है वह लेपिडोप्टेरॉन पर होता है, डायप्टेरॉन पर होता है, कोलियोपेटेरॉन पर होता है, अर्थात इन सभी पर होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो जीन थेरेपी के द्वारा जो है वह दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? जीन थेरेपी के द्वारा दूर किया जा सकता है। 39 के बाद जो है वो 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कपाल का वॉल वर्म क्या है? तो निम्न में से जो कपाल का वॉल वर्म है वह क्राई आईएसी एंड क्राई सेकेंड जो है वो एबी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के बाद हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो है। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो यह मुख्य रूप से जो है वो एक एंजाइम है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 41 के बाद देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए जो है वह कार्यरत है? तो यह मुख्य रूप से जो है वह मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए कार्यरत है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब 42 के बाद हम देखेंगे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन कि अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी
कमी से जो है वह संबंधित है। तो अल्जाइमर जो रोग है वह मुख्य रूप से मनुष्य में एसिटाइल कोलिन से जो है वो संबंधित है, एसिटाइल कोलिन की कमी से संबंधित है। कौन? तो अल्जाइमर रोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो बाहरी डीएनए को कोशिका में प्रवेश करके तथा उस कोशिका से उसे नया जो है वह पौधा बना देते हैं। 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, और इस तरीके से 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर के विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? तो मुख्य रूप से जो है वह पृथक्करण आता है और शोधन आता है, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 45 के बाद अब हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे मुख्य रूप से जो है वह क्या कहते हैं? तो विषमजात प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 46 के बाद जो है वो हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन डीएनए कृंतीकरण में वाहक नहीं है? तो इनमें से कौन डीएनए कृंतीकरण में जो है वह वाहक नहीं? क्या बीएसी एवं बीआईएसी है? क्या टीडीएनए है? क्या अभिव्यक्ति वाहक है? या इनमें से कोई नहीं है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति वाहक। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 के बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? 2020 में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो प्लाज्मिड है वह मुख्य रूप से PBr322 है। अब जो है वो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा जो है वह पाई जाती है? तो मुख्य रूप से जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को जो है वह बचाता है? क्राइजीन जो होता है वह बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास को बचाता है। और इस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर थे सबको हमने इस एक वीडियो में कंप्लीट किया बच्चों। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन टू ऑप्शन जो है वो चलते रहे, और एक्सप्लेनेशन का जो है वो पूरा प्रक्रिया क्लासेस में जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। कम समय में जल्दी इस टॉपिक को पूरा करने के लिए जो है वो हमने इस तरीके को अपनाया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि कम समय में इसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे और एग्जाम के समय में ऐसे ही प्रत्युत्तर वीडियो की जो है वो ज़रूरत होती है। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ अंत तक बना रहेगा और आप और हम मिल करके जो है वो अपना झंडा गाड़ेंगे और निश्चित तौर पर बायोलॉजी में भी जो है वो 90 से अबव मार्क्स लेकर के आएंगे। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।